नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल होते ही सियासी विवाद का नया दौर शुरू हो गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी पर ईडी का शिकंजा कसाया जा रहा। राजधानी में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता बेहतर। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और सर्वप्रथम बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। अलग शैली है यहाँ सियासी घमासान, तानाकशी, छींटाकशी तंज का अपना स्थान है। अब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे के सीएम की कुर्सी पर विराजित होने की तस्वीर वायरल होती ही सियासी विवाद का नया दौर शुरू हो गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। दरअसल श्रीकांत शिंदे के सीएम कुर्सी पर बैठने की तस्वीर राकपा प्रवक्ता रविकांत वारपे ने वायरल की थी। इसमें सांसद शिंदे अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी है और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसे लेकर वारपे ने श्रीकांत के महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए पूछा कि यह कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े होकर उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जब यह फोटो वायरल हुआ तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उसे ट्विटर करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीएम की कुर्सी का मजाक बना दिया। चतुर्वेदी ने कहा, जब आदित्य ठाकरे मामले देख रहे थे तो उन्हें समस्या हो रही थी, जबकि वे महाराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को पुत्र न तो विधायक है और न ही मंत्री। फडणवीस के साथ मेरी सहानुभूति है, जिन्होंने सत्ता की भूख खातिर अपने से जूनियर के कुर्सी को मजाक बनकर रख दिया है। सीएम की कुर्सी पर बैठने के फोटो को लेकर सियासत गरमाई तो सांसद श्रीकांत शिंदे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह फोटो न तो सीएम की सरकारी कुर्सी का है और न ही सरकारी निवास की कुर्सी का। वायरल तस्वीर उसके थाने में स्थित निजी निवास सह कार्यालय की है। वे सीएम की अधिकृत कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि सीएम अपने इस निवास में वर्चुअल मीटिंग भी करते हैं, इसलिए सीएम पद नाम का बोर्ड कुर्सी के पीछे लगाया गया था। मेरे पिता 18 से 20 घंटे काम करते हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह एक जगह बैठे नहीं रहते, वे हमेशा दौरे करते रहते हैं। इस कार्यालय सहनिवास का उपयोग मैं और मेरे पिता सीएम एकनाथ शिंदे दोनों करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान भी करते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को अंकिता की शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की बॉडी चिलाव पावर हाउस के पास से मिली है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की है। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। उत्तराखंड के रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। दृष्टिया जो होटल रिजॉर्ट्स के मालिक थे उनके द्वारा जैसा कि बताया भी जा रहा है कि प्लांटेड करके इस प्रकार से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया, उसमें लगा कि शायद वो अपने वहाँ से छोड़ के चली गई है। इस मामले को लेकर सबसे पहले संदिग्ध ये संज्ञान में लाया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई फ्रेंड था, उसके साथ चली गई है, क्या रीजन आए। सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर को ट्रैक आउट कर लिया जाए, कि ट्रेस आउट कर लिया जाए। और ट्रेस आउट करने के लिए हमें पुलिस विभाग की मदद की आवश्यकता थी और मदद के लिए फिर सीधी सी बात है, हमने पुलिस को फिर मदद के लिए बात की थी। पुलिस की तरफ से हमें मदद में सहयोग भी किया गया। एज वेल एज कई एंगल्स नजर आ रहे थे उसमें
क्योंकि राजस्थान पुलिस के पास में उतने एम्बुलेंस उतनी टीमें वगैरह नहीं हो पाती हैं, तो तत्काल फिर वार्ता करके इसको तत्काल ट्रांसफर किया गया। 20 तारीख की एफआईआर थी, 21 तारीख के शाम तक हमने इसको ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी और 22 तारीख को आपको उनकी जो अरेस्टिंग हमने कर रखी है 302, 201 में कर रखी है, मर्डर का मामला है, तो उसके हिसाब से आगे रिमांड की प्रोसेस चल रही है। आज कोर्ट में पेश करने से पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में। पता नहीं चला मेरी बेटी का। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती, मुझ पे क्या बीत रही है। 5 दिनों से मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो विनिटो ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए। अपने देश में चल रहे कुकर्मों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का खुले रूप से दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि एक देश जो दावा करता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वह कभी भी सीमा पार कर आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले को योजनाकारों को आश्रय देगा। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच से कहा था कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत इस संदेश को समझे कि दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। युद्ध कोई समाधान नहीं है, केवल शांतिपूर्ण संवाद कश्मीर के मुद्दों को हल कर सकता है ताकि आने वाले समय में दुनिया और अधिक शांतिपूर्ण हो जाए। भारतीय राजनयिक मिजिटो विनिटो ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले खुद की काली करतूत के बारे में बताना चाहिए। विनिटो ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पर आतंकवाद को रोकना चाहिए। विनिटो ने कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर अत्याचार लगातार जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों युवाओं महिलाओं अपहरण किया जा रहा है, तो हम इस अंतर्निहित मानसिकता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों का जबरन अपहरण, फिर शादी, उसके बाद धर्मांतरण किया जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों को इस्तेमाल संज्ञान लेना चाहिए। यह मानवाधिकारों के बारे में, अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में और बुनियादी शालीनता के बारे में चिंता का विषय है। Mr. President, it is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this August Assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities. खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने विशेष अदालत में बताया कि उसे साहिबगंज और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पत्थरों के अवैध खनन का पता चला है। वह अवैध खनन पर पूरी तरह से सीएम सोरेन के करीबी सहयोगी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नियंत्रण है, जिसे बीते दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि मिश्रा ने लगभग सभी खानों में क्रशर की भी स्थापना की। सभी खानों में उसका हिस्सा तय था, यहाँ तक कि खानों में परिवहन के उसके नियंत्रण में था। अवैध खनन मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 लोगों के आरोपियों बनाया है। इनमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश मुख्य को आरोप है कि तीनों ने अवैध खनन के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा राजनीतिक दबदबे का नाजायज फायदा उठा रहे थे और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज जिले के बरहेट में अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। चर्चित खनन घोटाले में राज्य स्थित स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, कारोबारी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश मुख्य आरोपी हैं। चार्जशीट में साहिबगंज इलाके में भी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन में लगभग 1000 करोड़ के घोटाले को सबूत दिए गए हैं। राजधानी में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता बेहतर है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि बारिश का दौर थमने के बाद हवा की सेहत बिगड़ने की शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो जाएगा। इस बार ग्रेप में कई बिंदुओं को शामिल कर प्रदूषण नियंत्रण के नए उपायों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप नियम तैयार कर लिया गया है। हालांकि इस बार इसमें कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत नए उपायों को शामिल किया जा रहा है जिससे प्रदूषण नियंत्रण हो सके। इसके लागू करने के साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही ग्रीनवायर रूम से भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए नजर रखी जा सकेगी। ग्रेप में PM 2.5 व PM 10 का स्तर बढ़ने की सख्ती बढ़ती चली जाएगी। राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप का नियम 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। नियम लागू होने के साथ सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही में खुले में कूड़ा या मलबा डालने पर रोक लगा दी सकती है। सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों को लगाया जा सकता है। साथ में आपातकालीन अस्पताल को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक जैसे नियम अपनाए जा सकते हैं। वहीं प्रदूषण की मात्रा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने पर होटल व ढाबों में कोयले व लकड़ी के उपयोग पर रोक लग सकती है। कम श्रेणी में हवा की सेहत पहुंचने पर निर्माण कार्य पर रोक लग सकती है। एक्सप्लोजिव कारोबारी की हुई लाखों की लूट में नेपाल के गिरोह के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वाला घर के नौकर कृष्णा को 2 हफ्ते पहले नौकरी पर रखा गया था। उसने बिजनेसमैन को मां को दूध दलिया में नींदे गोली की मिला दी थी। फिर 2 साथियों के साथ लूट को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि नौकर के वेरिफिकेशन के लिए महिला कांस्टेबल 3 बार परिवार के पास पहुंची, लेकिन हर बार टाल दिया गया। घटना अजमेर के कचहरी रोड की है। पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन अनिल जिंदल ने यहां बुधवार शाम को लूट के मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। पुलिस 50 से ज्यादा CCTV खंगाल चुकी है। इस आखिरी बार 3 आरोपियों को टेम्पो में सवार होकर रीजनल कॉलेज के नई चौपाटी के पास देखा था। वहीं गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही वारदात के बाद आरोपी नौकर का भाई भी फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाशी कर रही है। सूत्रों के अनुसार जिंदल परिवार ने कुछ दिन पहले जब आरोपी कृष्ण को एक परिचित के कहने पर नौकर रखा था, जिंदल परिवार को लगा कि इस बारे में कोतवाली पुलिस को वेरिफिकेशन के लिए सूचना भी दी थी। थाने से महिला कांस्टेबल 3 बार 23 अगस्त, 25 अगस्त और 16 सितंबर को वेरिफिकेशन के लिए IT प्रूफ और अन्य कागजात लेने गई थी, लेकिन हर बार जिंदल परिवार को बाद में देने का कहकर टाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार वारदात में नेपाल की गैंग का हाथ है।
ईरान में 22 साल की एक लड़की की मौत के खिलाफ सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 13 सितंबर को हिजाब न पहनने की वजह से महसा अमीन की मॉरल पुलिस ने हिरासत में लिया था। 3 दिन बाद उसका शव परिवार को मिला है। अब 15 से ज्यादा शहरों में भी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 33 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार सिर्फ 17 के मारे जाने का दावा कर रही है। ईरान में इस तरह के प्रदर्शन और हिंसा लंबे वक्त तक चलते हैं। हर शहर में महिलाएं मोरल पुलिसिंग और हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। 2 साल तक शांत रही महिलाएं अब सरकार के लिए मुश्किल का बहुत बड़ा सबक बन गई है। न तो वो हिजाब पहनने तैयार है, न बाल ढकने के लिए तैयार है और न ही ढीले ड्रेस पहनने का फरमान मानने के लिए तैयार है। यह दरअसल आम ईरानी नागरिक का पाबंदियों और उनकी आज़ादी छीनने के खिलाफ आंदोलन है। एटमी प्रोग्राम में चलते ईरान पर पहले ही अमेरिकी प्रतिबंध लग चुके हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। ऐसे में हिंसक आंदोलन सरकार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। करप्शन और इकोनॉमी में मिस मैनेजमेंट ने आगे भी घी का काम किया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में 2019 में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे। तभी आम नागरिकों पर फायरिंग हुई थी, जबरदस्त जुल्म हुए थे, इंटरनेट बंद करवा दिया गया था। अब फिर वही तस्वीरें सामने है। सवाल यह है कि ये सब इतने बड़े लेवल पर क्यों हो रहा है। महसा अमीनी के लोग जिना के नाम से भी जानते हैं। पिछले हफ्ते वो कुर्दिस्तान के अपने घर में काम की तलाश में तेहरान आई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसकी सजा उन्हें मौत के तौर पर मिली। वैसे तो हिजाब कानून 1981 में इस्लामिक क्रांति के बाद बना था और इसका तब से ही विरोध होता है रहा। कई बार विरोध में हिंसक आंदोलन भी हुए। हरियाणा में धान की सरकारी खरीदार न होने से गुस्साए किसान कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 DT रोड पर डटे हुए हैं। हाईवे को जाम किए हुए करीब 7 घंटे हो गए। हालांकि प्रशासन के साथ उनकी कल और आज 2 दिन में 6 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन धान की सरकारी खरीदों को लेकर कोई भी हल अभी तक नहीं निकला। वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। गुरनाम सिंह चरूती ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक किसान हाईवे को नहीं खोलेंगे। अब चाहे लाठी मारो या फिर जेलों में बंद कर दो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चुर्ती ने कहा कि अगर आज धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो कल से पूरे हरियाणा की सड़कों को जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदारी सरकार की होगी। वही चुरौती ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अन्य किसानों को ये संदेश दे कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर कल यहां आने के लिए तैयार रहे। हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोर पकड़ रखी है, तभी अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की है। किसानों को इससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले शाहबाद किसान रेस्ट हाउस में भाकियू चरूती राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूती की अध्यक्षता में मीटिंग का निर्णय लिया गया था कि सरकार अगर गुरुवार शाम तक धान की खरीद शुरू नहीं करती तो शुक्रवार के दिन शाहबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने के आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। सिंधे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सिंधे गुट के पास बीकेसी मैदान पर दशहरा रैली करने की इजाजत पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियां का दुरुपयोग किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली दशहरा रैली को लेकर उद्धव गुट के लोगों ने बीएमसी यानी कि बृहद मुंबई महानगर पालिका से अनुमति मांगी थी। बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति पहले से मिली हुई है। शिवसेना हर साल दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने की वजह से अब दोनों गुट यह रैली करने जा रहे हैं।
उद्धव की लीडरशिप में बनी महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था। अब सिंध के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद सिंध गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। सरकार गिरने के बाद उद्धव सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अगले 3 दिन तक दिनों में भी जारी रह सकता है। वहीं जयपुर में सुबह शुरू हुई बारिश रुक रुक कर शाम तक जारी रही। जयपुर के दिन में 2 बजे से शाम तक कुल 2 इंच बरसात हुई, जो सितंबर महीने में पिछले 10 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मौसम केंद्र ने 13 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। तेज बारिश के कारण आज सवाई माधोपुर में एक मकान ढह गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। वहीं बदले मौसम के कारण तैयार खरीफ की फसल के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम से राजस्थान में फिर से तेज बारिश का दौर स्टार्ट हुआ है। जयपुर शहर में आज तड़के घने बादल छाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की सड़कों पर पानी भर गया। सकनेर, टैंक रोड, मालवीय नगर, मानसरोवर, सिरकी, अजमेर रोड, झोंटवाड़ा समेत तमाम हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। इनके अलावा ग्रामीण हिस्सों में भी कई जगह तेज बारिश हुई है। पावटा, जमवाराम घाट में 2 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण जयपुर में तापमान में गिरावट हुई। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे लोगों को दिन और रात में हल्की ठंड का एहसास भी हुआ। मध्य प्रदेश टीएससी ने शुक्रवार को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 4 नेताओं को एनआईए कोर्ट भोपाल में पेश किया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 30 सितंबर तक एटीएस को रिमांड पर सौंप दिया। एटीएस ने रिमांड के लिए दलील दी कि आरोपियों से पूछताछ करनी चाहिए, सबूत जुटाने हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। एटीएस के वकील ने कहा कि आरोपियों का मकसद समुदाय विशेष को, युवाओं को भड़काकर देश में कट्टरता पैदा करना था। भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करने के एजेंडे के तहत यह अभियान में जुटे थे।
आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अतहर अली ने पक्ष रखा। इसके बाद विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने चारों आरोपियों को 30 सितंबर तक एटीएस को रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। सूत्रों की माने तो एटीएस उन्हें सीक्रेट जगह पर रख सकती है। जरूरत पड़ने पर एनआईए इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भी ले जा सकती है। आरोपियों को कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। शुक्रवार एटीएस आरोपियों को ट्रेवलर में लेकर कोर्ट पहुंची। उन्हें सीधा एनआईए कोर्ट ले जाएगा। कागजी कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक कोर्ट रूम से बिजली चली गई। इससे करीब आधे घंटे तक सुनवाई प्रभावित रही। बिजली आने के बाद सुनवाई फिर से शुरू हो गई। इस दौरान आरोपियों के चेहरे पर नकाब डालकर एटीएस की टीम उन्हें बिठाए रखी। उनके आसपास भी किसी को जाने तक की इजाजत नहीं थी। उनका पक्ष रखने कई वकील पहुंचे, लेकिन आरोपी सबको मना करते रहे। वह कहते रहे कि हमने वकील कर लिया है, आपकी जरूरत नहीं है। कारण डैम घोटालों के खिलाफ पीड़ित आदिवासियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए विधायक पांचूलाल मेड़ा नेतृत्व में आदिवासी न्याय पदयात्रा धार से भोपाल तक निकाली जा रही है। उक्त पदयात्रा शुक्रवार शाम इंदौर पहुंची। यह राजीव गांधी चौराहा विजयनगर MR9 चौराहे पर पदयात्रा का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार की कमेटी में प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बताया कि किसानों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यहाँ संभवतः 2 अक्टूबर को भोपाल पहुंचेगी। गांधी जयंती के मौके पर यात्रा के भोपाल पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपकर उन्हें जन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य कारम डैम के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाकर सच्चाई को उजागर करना व पीड़ितों को न्याय दिलाना है। पदयात्रा के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। इंदौर में पदयात्रा के पहुंचने पर कई स्थानों पर स्वागत के साथ समर्थन भी किया गया। यादव ने बताया कि कारम बांध से प्रभावित आदिवासी आज भी जंगलों में रह रहे हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। बांध के निर्माण से अनियमितता हुई है। शिवराज सरकार ने आदिवासियों को नुकसान की भरपाई करने के साथ फसलों का उचित मुआवजा देने और विस्थापित करने की मांग की जा रही है। इंदौर में बेरोजगार युवा पिछले 3 दिनों से सड़क पर बैठे हैं। पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। PSC शिक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी ये अभ्यर्थी कर रहे थे, मगर एग्जाम में रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया में देरी इनके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। भर्ती सत्याग्रह को पूर्व CM कमलनाथ का भी समर्थन मिल गया है। साथ ही कुछ अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन इस भर्ती सत्याग्रह को दिया है। दरअसल पिछले दिनों से दीनदयाल पार्क भोलाराम उस्ताद मार्ग चौराहे के पास सर्विस रोड पर बेरोजगार युवाओं को भर्ती सत्याग्रह जारी है। टेंट के नीचे सड़क पर दरी बिछाकर बैठे ये युवा सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। आगामी 28 सितंबर का इन्हें ये सत्याग्रह चलेगा। इसके बाद ये युवा भोपाल कूच करेंगे। भंवरकुआ क्षेत्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में इन बेरोजगारों की टीम पहुंच रही है और इन्हें पीले चावल देकर सत्याग्रह में शामिल होने का आमंत्रण दे रही है। वहां पढ़ाने वाले शिक्षक स्टूडेंट को यह आमंत्रण दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और शिक्षकों को समर्थन भी उन्हें मिल सके और पढ़ाई करने परीक्षा देने के बाद भी उनकी क्या स्थिति है ये वो भी जान सके। शुक्रवार रात को इन अभ्यर्थियों ने सामूहिक रूप से मोमबत्ती जलाकर तमाम मृत भर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां मौजूद रहे और उन्हें मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इससे पहले भी वे अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। गुरुवार को अभ्यर्थी ने सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ किया था ताकि सरकार को सद्बुद्धि आ सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।